Dear students, welcome to my channel Academy Villa. I'm Astos and let's begin today's class. So जैसा कि आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर जो कि है क्लास 12 की 5th नंबर चैप्टर जिसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी बना रखा है. आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल सकता है. और इस वीडियो में मैं पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ उसी चैप्टर का. तो हमने पिछले पार्ट में जो पैराग्राफ 6 है वहाँ तक हमने कवर किया था और इसमें हम आगे 7th पैराग्राफ से आगे का देखेंगे. तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इस चैप्टर को. तो 7th पैराग्राफ में लिखा है कि हैज़ सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन अनदर. ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं रसल कि क्या ऐसा है क्या कि सभ्यता ने हमें एक दूसरे के प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण होना सिखाया है क्या. द आंसर इज ईजी. आंसर जो है, उत्तर जो है बहुत ही सरल है. अभी देखिए एक एग्जांपल के थ्रू ये समझाना चाहेंगे. रॉबिन्स एक पक्षी है ना. जो इंग्लिश पक्षी है, अंग्रेजी पक्षी है, नॉट द अमेरिकन स्पीसीज, अमेरिका के स्पीसीज नहीं है, प्रजाति नहीं है. तो उसके बारे में बताया जा रहा है रॉबिन्स पेक एन एल्डरली रॉबिन टू डेथ. जो ये पैक का मतलब होता है चोंच मार मार कर मार डालना. तो इसका मतलब है कि जो रॉबिन पक्षी है ना, वो बूढ़े बुजुर्ग वाली जो रॉबिन पक्षी होती है उसको मार मार कर, अपने चोंच से मार मार कर मार डालते हैं पूरी तरीके से. वेयर एज मैन, हम इंसानों की बात करी जा रही है. द इंग्लिश नॉट द अमेरिकन स्पीसीज गिव एन एल्डरली मैन एन ओल्ड एज पेंशन. भाई जाहिर सी बात है, आपको भी पता है हमारे ज़माने में मतलब हम क्या करते हैं इंसान, जो कि अपने से बुजुर्ग लोगों को पेंशन देते हैं. बाकायदे यहाँ पे उल्टा ही सीन चल रहा है पक्षियों में कि जो वो अपने बूढ़े बुजुर्ग वाले जो पक्षी हैं उनको चोट मार मार कर मार डालते हैं, वहीं हम इंसान अपने बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन देते हैं. तो जाहिर सी बात है इंसान में सभ्यता आई है और वो एक दूसरे की तरक्की पे साथ दे रहा है एक तरीके से, राइट. आगे क्या है, विद इन द हर्ड, है ना. हर्ड मतलब समूह होता है. विद इन द हर्ड वी आर मोर फ्रेंडली टू ईच अदर देन आर मैनी स्पेसीज ऑफ एनिमल्स. मतलब कहा जा रहा है समूह में हम लोग जो है ना इंसान, वो ज़्यादा फ्रेंडली रहते हैं एक दूसरे से इन कंपैरिजन टू द एनिमल्स. जानवरों के तुलना में हम इंसान जो है ना, अगर ग्रुप में रहेंगे तो अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं एक तरीके से, है ना. हम फ्रेंडली रहते हैं. लेकिन वही अगर बात की जाए इंसान जानवरों की, है ना, तो वो थोड़ा अलग है. जैसे कि मान लीजिए कुत्ते होते हैं, एक दूसरे को थोड़े अपना एरिया चेंज हो जाता है तो एक दूसरे पे भड़क उठते हैं, वो मतलब एक दूसरे को ही काटने के लिए दौड़ते हैं, राइट. तो वैसा एटीट्यूड यहाँ नहीं है. बट इन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स दोज आउटसाइड द हर्ड, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हैज़ बीन डन बाय मोरलिस्ट एंड रिलीजियस टीचर, आवर इमोशंस आर एज ferocious as those of any animal, and our intelligence enable us to give them a scope which is denied to even the most savage beast. savage बीस्ट मतलब जानवर होता है, सैवेज मतलब खतरनाक, खूंखार. देखिए यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, बात हमारी ये हुई कि जब हम मनुष्य जो हैं समूह में रहते हैं तो एक दूसरे के प्रति मतलब हमारा जो भावनाएं रहती हैं वो फ्रेंडली रहता है. लेकिन जब ये जानवरों की बात करते हैं उनका फ्रेंडली नहीं होता. अब बात की जाती है ना, कि हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स दोज हु आर आउटसाइड द हर्ड, यानी कि समूह के जो बाहर हैं लोग, उनके प्रति जो हमारा क्या कहते हैं एटीट्यूड होता है, वो तो भाई अलग ही लेवल का होता है. भले ही हमारे जो मोरलिस्ट और रिलीजियस टीचर्स ने, यानी कि उपदेशक और धार्मिक गुरुओं ने भले ही कितने भी अपने उपदेश दिए हो, उसके बावजूद भी हमारा जो एटीट्यूड होता है वो ऐसा होता है कि उतना तो जानवरों का हिंसक भी नहीं होता. जितनी हमारी भावनाएं हो वो हिंसक होती हैं इतनी ज़्यादा कि उतना तो जानवरों का भी नहीं होता है. वो ये भी कहते हैं कि हमारी जो बुद्धि है ना, उन्हें इतने अवसर देने की योग्य बनाती है जो कि सबसे अधिक हिंसक पशु को भी नहीं दिया जाता है. तो कुल मिला के बात यही बोली जा रही है कि हम समूह में बहुत अच्छे से रहते हैं, मैत्रीपूर्ण ढंग से रहते हैं, लेकिन वही समूह के बाहर के लोगों के प्रति हमारा जो होता है रवैया, एटीट्यूड थोड़ा अलग होता है और हिंसक भी होता है, कह सकते हैं. तो आगे बोलता है, ये लेखक बोलते हैं, इट मे बी होप दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल. अब वो कहते हैं ऐसा आशा किया जा सकता है ना,
दो नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, यद्यपि मतलब पूरी तरीके से आप कॉन्फिडेंट होकर नहीं बोल सकते, पूरे विश्वास के साथ नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ होप किया जा सकता है, आशा किया जा सकता है दैट द मोर ह्यूमन एटीट्यूड विल इन टाइम कम टू प्रिवेल। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आशा किया जा सकता है, लेकिन नॉट वेरी कॉन्फिडेंटली, कि इंसानों के प्रवृत्ति में, एटीट्यूड में, है ना, दयामय वाली थोड़ी प्रवृत्ति आएगी, लेकिन इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा टाइम लगेगा। इंसानों में थोड़ा नरम दिल के होंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। बट सो फॉर द वोमेंस आर नॉट वेरी प्रोपिशियस। ओमेंस मतलब होता है सुकून, और प्रोपिशियस मतलब होता है अनुकूल, फेवरेबल, है ना। लेकिन अभी जो परिस्थिति दिख रही है ना, वो सुकून वाली नहीं है और ना ही अनुकूल है ना। तो कहा जा रहा है कि अभी का एटीट्यूड इंसानों का कुछ खास नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम कहते हैं कि कुछ मायनों में इंसानों ने सभ्यता प्राप्त की है, सभ्यता में तरक्की की है। चलिए 8 पैराग्राफ में आते हैं। All these different elements must be borne in mind in considering what ideas have done most to help mankind. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हमने अभी तक 7 पैराग्राफ तक पढ़े हैं, है ना, ऑल दिस डिफरेंट एलिमेंट्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमने पढ़े हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ों पे हमने पैराग्राफ पूरा समझा है कि किस किस चीज़ में मैनकाइंड को तरक्की मिली है, मैनकाइंड को सपोर्ट मिला है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। इन सबको हमें दिमाग में रखना होगा इन ऑर्डर टू कंसीडर व्हाट आइडियाज़ हैव डन मोस्ट टू हेल्प मैनकाइंड, मतलब ताकि हम ये पता लगा सकें, क्योंकि हमारा चैप्टर ही यही है कि आइडियाज़ दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, ताकि हम पता लगा सकें कि हमारे मैनकाइंड को किन किन चीज़ों ने, किन किन एलिमेंट्स ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। ठीक है। द आइडियाज़ विथ विच वी शैल बी कंसर्न मे बी ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू काइंड्स, मतलब जो मेन आइडियाज़ हैं जिस पे हम ये कंसर्न कर सकते हैं कि आपको हमारे जो मानवता को हेल्प किया होगा, वो दो पार्टों में डिवाइड किया जाता है यहाँ पे, है ना। फिर वो क्या है, तो वो जो दो टॉपिक्स हैं वो हैं दोज दैट कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एंड टेक्निक, मतलब वैसी चीज़ें, वैसे आइडियाज़ जिसने नॉलेज यानी ज्ञान और तकनीक की सहायता से हमें मैनकाइंड को हेल्प की है, एंड दोज दैट आर कंसर्न विद द मोरल्स एंड पॉलिटिक्स, या फिर दूसरे जो कि हमारे ज्ञान और नैतिकता और हमारे राजतंत्र से रिलेटेड हैं, वो चीज़ें, मतलब दो ब्रॉडली क्लासिफाइड कैटेगरीज को माना जा रहा है, और इन्हीं की हेल्प से हम सोच सकते हैं कि हाँ इनके प्रोग्रेस की वजह से हमारा मैनकाइंड में सपोर्ट हुआ है। तो लेखक कहते हैं आई विल ट्रीट फर्स्ट दोज दैट हैव टू डू विथ नॉलेज एंड टेक्निक। तो लेखक कहते हैं पहले मैं उन पर चर्चा करूंगा जिनका संबंध ज्ञान और तकनीक से है। ठीक है, चलिए 9th पैराग्राफ में आते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। वो कहते हैं डॉन, अच्छा डॉन मतलब होता है बिगिनिंग, यानी कि प्रारंभ, है ना। तो कहते हैं कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण और जो डिफिकल्ट स्टेप्स थे वो हिस्ट्री के बिगिनिंग के पहले लिए गए थे, है ना, इतिहास के पहले लिया गया था। एट वॉट स्टेज लैंग्वेज बिगन इज़ नॉट नोन, मतलब ये माना जाता है कि किस स्टेज में, किस चरण में लैंग्वेज यानी कि भाषा का उद्गम हुआ था, बिगिन हुआ था, ये हमें नहीं पता किस समय, है ना। बट वी मे बी प्रेटी सर्टेन दैट इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, लेकिन हम इस बात के लिए बहुत ही श्योर हैं, बहुत प्रेटी सर्टेन हैं, हम निश्चित रूप से हमें पता है कि इट बिगेन वेरी ग्रेजुअली, यानी कि इतिहास जो है ना, ये जो लैंग्वेज है ना, इसकी शुरुआत बहुत धीरे धीरे हुई होगी, है ना। विदाउट इट it would have been very difficult to hand on from generation to generation the invention and discoveries that were gradually made। कहा जा रहा है कि जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों माना गया, लेखक ने ऐसा क्यों बोला कि जो लैंग्वेज की जो खोज होगी वो बहुत धीमे धीमे हुई होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कहते हैं क्योंकि इसके बिना, इस लैंग्वेज के बिना हम तक जो जनरेशन है ना, जनरेशन दर जनरेशन जो हमारे तक पहुंची है चीज़ें, जो इन्वेंशंस पहुंची है शुरू की, पहले की, वो हम तक पहुंचने में इतना समय लगा है। इससे हम ये अनुमान लगा पा रहे हैं कि हाँ भाई, जो लैंग्वेज की जो खोज हुई है वो बहुत धीमे धीमे हुई होगी, क्योंकि इसके बगैर हम तक पहले की इन्वेंशंस की चीज़ें हम तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि लैंग्वेज गैप हो जाता है, लैंग्वेज बैरियर हो जाता है। तो आगे भी देखते हैं अब क्या है। 10th पैराग्राफ है कि अनदर ग्रेट स्टेप which may have come either before or after the beginning of language was the utilization of fire। अब वो कहते हैं कि दूसरा जो ग्रेट स्टेप लिया उन्होंने, है ना, महत्वपूर्ण कदम उठाया था उन लोगों ने,
विच मे हैव कम आइदर बिफोर, जो कि हो सकता है कि लैंग्वेज की शुरुआत के आन बिफोर या आफ्टर कभी भी हुआ हो, लिया गया हो। जो ग्रेट स्टेप था वो क्या है, वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। मतलब ये श्योर नहीं है कि किस समय की बात की जा रही है, बट वो बोल रहे जो ग्रेट स्टेप था वो क्या था, वॉज द यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। फायर यानी आग का मतलब ढंग से उपयोग, यूटिलाइजेशन मतलब पूरी तरीके से उसका उपयोग करना, है ना। तो इसके बारे में वो कह रहे हैं ये बहुत ग्रेट इन्वेंशन थी। I suppose that at first fire was chiefly used to keep away wild beasts while our ancestors slept. देखिए अब लेखक का ये मानना है कि भाई मैं सोचता हूँ ऐसा कि जो पहली बार जो फायर का इस्तेमाल किया गया होगा और चीफली यानी कि मुख्यतः उसका यूज़ किया गया होगा ताकि वाइल्ड बीस्ट यानी कि जो जंगली जानवर हैं उनको हमारे एंसेस्टर्स, है ना, एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज जो जब सो रहा करते होंगे उस दौरान जानवरों को हम उनसे दूर भगाने के लिए आग की ज़रूरत पड़ी होगी, ऐसा उनका मानना है। बट द वार्मथ मस्ट हैव बीन फाउंड एग्रीएबल, और जाहिर सी बात है जो गर्माहट उन्हें मिली होगी उस ठंडी की ऋतुओं में अपने आसपास आग को जलाने से, वो बहुत ही आनंददायक होगी। एग्रीएबल यानी कि उससे उनको संतोष प्राप्त हुआ होगा, है ना। Presumably, on some occasion, a child got scolded for throwing the meat into the fire. देखिए यहाँ पे थोड़ा हास्य टाइप का कुछ मूवमेंट आने वाला है, हंसी टाइप का, कि presumably ये कहते हैं कि संभवतः, है ना, प्रिज्यूमेबली ऑन सम ओकेजन एक चाइल्ड गॉट स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब डांट पड़ना। तो कहा जा रहा है कि ये कुछ कहते हैं ऐसा कि संभवतः ऐसा हुआ होगा, मान लीजिए कि एक बच्चे ने डांट खाई हो, किस चीज़ के लिए, कि उसने क्या किया होगा, मीट का जो टुकड़ा है जो कि खा रहा था वो, उसको उसने फायर में फेंक दिया होगा, इस वजह से उसने उसको डांट पड़ी होगी, लेट्स सपोज, मान लिया हमने। बट व्हेन इट वाज टेकन आउट इट वाज फाउंड टू बी मच बेटर। लेकिन जब उनके पेरेंट्स ने उस चीज़ को निकाला होगा आग बुझ जाने के बाद या फिर उसी दौरान निकाल लिया होगा, तो उनको ऐसा लगा होगा कि इसका टेस्ट तो पहले से अच्छा हो गया है जब उन्होंने खाया होगा उसको। तो एंड सो द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कुकरी बिगिन, यानी कि जो पाक शास्त्र है यानी कि कुकिंग का जो सिलसिला था, इतिहास था, वो वहाँ से हो सकता है शुरू हो गया होगा कि हाँ भाई पकाने के बाद चीज़ अच्छी लग रही है, चलो आपसे पकाने की काम करते हैं, है ना। चलिए 11th पार्ट है कि द टेमिंग, टेमिंग का मतलब होता है पालना, है ना। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स स्पेशली द काउ एंड द शिप मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो कहा जा रहा है कि जो पालतू जानवर हैं उनका पालन, है ना, ये जो है स्पेशली द काउ एंड द शिप मस्ट हैव मेड लाइफ मच, तो इनके पालने से, है ना, पालन पोषण करने से इनकी जो ज़िंदगी थी, है ना, द लाइफ मच प्लीजेंट, बहुत खुशनुमा हो गया होगा और बहुत सिक्योर हो गई होगी, ऐसा वो कहते हैं। किसको, स्पेशली काउ और शिप को पालने से। सम एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी दैट द यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स वाज नॉट फोरसीन। एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मतलब होता है मानव वैज्ञानिक, यानी कि कुछ मानव वैज्ञानिक हैव एन अट्रैक्टिव थ्योरी, उनके पास कुछ अट्रैक्टिव थ्योरी थी कि यूटिलिटी ऑफ डोमेस्टिक एनिमल वाज नॉट फोरसीन, यानी कि इसका अनुमान उन्होंने नहीं लगाया था कि डोमेस्टिक एनिमल यानी कि जो पालतू जानवर हैं, उनको पालने से, उनके इस्तेमाल से क्या क्या फ़ायदे होने वाले थे, इसका उन्होंने अनुमान नहीं लगाया होगा। बट द पीपल अटेम्प्टेड टू टेम वट एवर एनिमल द रिलीजन टॉट देम टू वर्शिप। लेकिन जो वहाँ जो लोग थे वो अपने रिलीजन के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उनको पालते गए और उनकी पूजा करते गए जानवरों की, है ना। द ट्राइब्स दैट वर्शिप लायंस एंड क्रोकोडाइल डाइड आउट। अब देखिए ये किसका मानना है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का मानना है। हो सकता है कि जो लायन और क्रोकोडाइल को पाला करते होंगे, जानवरों को पाला करते होंगे, वो मर गए, क्योंकि आपको पता ही है ये तो खूंखार जानवर होते हैं, है ना, ये कार्निवोरस हैं। वाइल दोज टू होम द काउ और द शिप वॉज अ सेक्रेड एनिमल प्रोस्पर्ड, यानी प्रोस्पर्ड मतलब उन्नति होना। तो बल्कि जबकि आप बात करेंगे अगर काऊ और शिप की, जिसको लोगों ने पाला, वॉज अ सेक्रेड, वो थोड़े धार्मिक हो गए और उनको उनकी तरक्की भी हो गई, वो धार्मिक पशु थे और उनको जिसने जिसने पाला उनकी तो भाई तरक्की हो गई। आई लाइक दिस थ्योरी, लेखक कहते हैं कि आई लाइक दिस थ्योरी एंड इन द इंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस फॉर और अगेंस्ट इट आई फील अ लिबर्टी टू प्ले विथ इट। यानी कि ये तो थ्योरी जो थी मुझे अच्छी लगी कि हाँ भाई कि ऐसा हुआ, जिसको जो जानवर मतलब खूंखार थे उनको पाला लोगों ने तो वो उनका मृत्यु हो गई, उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो गया। लेकिन जिसको पाला, जिसका
गाय और भेड़ बकरी वगैरह को पाला तो उनका तरक्की हो गया। तो ये थ्योरी मुझे पसंद है। एंड इन द एंटायर एब्सेंस ऑफ एविडेंस, मतलब एविडेंस यानी कि सबूत की गैर मौजूदगी में, मैं इसको आज़ादी से, मुझे मेरे पास आज़ादी है कि मैं इसे खेल सकता हूँ इस थ्योरी से, है ना। आगे देखिए 12th पैराग्राफ क्या कहता है कि इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैन द डेमोन्स्टिकेशन ऑफ एनिमल्स वॉज द इन्वेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जानवरों की जो डोमेस्टिकेशन है उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था किसका, एग्रीकल्चर का इन्वेंशन, खेती का इन्वेंशन। इसके बारे में पढ़िए, थोड़ा अजीब सा आपको देखने को मिलेगा, अटपटा सा मिलेगा। क्या है कि इसके इन्वेंशन में क्या हुआ भाई, however introduced bloodthirsty practices into religion that lasted for many centuries। कई शताब्दी तक, कई 100 साल तक ये प्रथा चली। क्या चली, जब एग्रीकल्चर की खोज हुई ना, उसमें लोगों का क्या मानना था वो देखिए। इट इंट्रोड्यूस्ड ब्लड थर्स्टी प्रैक्टिसेस, है ना, खून पिपासित। ब्लड थर्स्टी मतलब क्या होता है कि लोग खून के प्यासे होने लगे। रिलीजन मतलब धर्म के नाम पे लोग खून के प्यासे होने लगे, और मतलब खेती को इस तरीके से देखने लगे कि हाँ, अगर खेती अच्छी करनी है तो हमें इसका खून बलि चढ़ाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, किसी को मार देना पड़ेगा, बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें थी, अभी आगे आपको पता चलेगा। तो एक तरीके से वो खून पिपासित हो गए, है ना। फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइसेस एंड कैनिबलिज्म। तो ये कह रहे हैं कि फर्टिलिटी राइट्स टेंडेड टू इन्वॉल्व ह्यूमन सेक्रीफाइसेस, यानी कि जब फर्टिलिटी राइट्स की शुरुआत हुई, है ना, तो उस समय क्या हुआ, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस दिए जाने लगे, यानी कि मानव का संहार किया जाने लगा, इंसानों का संहार किया जाने लगा। कैनिबलिज्म यानी कि नर जो थे, नर लोगों की ही मांस खाने लगे, इंसान के मांस खाने लगे, ऐसा होने लगा वहाँ पे, है ना। फिर एक वर्ड आता है मोलॉक, है ना। तो मोलक बोलते हैं, यहाँ बुक में दिया था। मोलॉक मतलब होता है देवता जिसको बच्चों की बलि दी जाती थी, एक देवता के रूप में इनका नाम रखा मोलॉक। मोलॉक वुड नॉट हैव द कॉर्न टू ग्रो अनलेस ही वॉज अलाउड टू फीस्ट ऑन द ब्लड ऑफ चिल्ड्रेन। अब देखिए एक धारणाएं क्या रख ली उन लोगों ने कि मोलॉक जो हैं, जो भगवान हैं, वो आपके तब तक खुश नहीं होंगे, तब तक आपको शक्ति नहीं देंगे कि आपके खेतों में अच्छे फसल उगे, जब तक आप उनको बच्चों का, है ना, खून नहीं पिलाते, है ना, उनको खून की बलि नहीं देते हैं, बच्चों की खून की बलि नहीं देते हैं, जब तक आपका कॉर्न यानी अनाज नहीं जमेगा, नहीं बढ़ेगा। A similar opinion was adopted by the evangelicals of Manchester in the early days of industrialism। यानी कि इंडस्ट्रियलिज्म यानी कि औद्योगिकरण के शुरुआती दिनों में एक सिमिलर ओपिनियन, उसी के जैसा पहले अवधारणा लेकर लोग जी रहे थे बच्चों की बलि चढ़ाने वाला, वैसा ही एक ओपिनियन और लोगों ने अडॉप्ट कर लिया। कहाँ पे, मैनचेस्टर के इवेंजेलिकल्स में, है ना, अडॉप्ट कर लिया जब इंडस्ट्रियलिज्म का शुरुआत हुआ, है ना। when they kept 6 year old children working 12 to 14 hours a day in condition that caused most of them to die। तो वो थोड़ा अलग था, लेकिन हो यही रहा था कि बच्चों की फिर से बलि चढ़ाई जा रही थी। वो किस रूप में कि जो 6 साल के बच्चे लगभग होते थे उनको 12 से 14 घंटे काम कराया जाता था, और ऐसे कंडीशन में वो कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो जाती थी। और इस तरीके से इंडस्ट्रियलिज्म में भी बच्चों की बलि चढ़ाई जा रही थी, एक तरीके से देखा जाए। इट हैज़ नाउ बीन डिस्कवर्ड दैट ग्रेन विल ग्रो। अब बात थोड़ी अलग है। अब ऐसा है, हम जान चुके हैं, ये डिस्कवर किया जा चुका है, जो ग्रेन है वो जम सकते हैं, है ना, वो पैदा किए जा सकते हैं। एंड कॉटन, है ना, एंड कॉटन गुड्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ तक कि औद्योगिकरण में क्या था, यही था ना, कॉटन के चीज़ें बनाई जाती थी, तो अब कॉटन गुड्स भी मैन्युफैक्चर किए जा सकते थे विदाउट बीइंग वाटर्ड बाय द ब्लड ऑफ इन्फेंट्स। इन्फेंट मतलब नवजात शिशु होते हैं, बच्चे होते हैं। तो यानी कि बिना बच्चों की बलि चढ़ाए भी अब ये पता लग चुका है, ये डिस्कवर हो चुका है कि बिना बच्चों की बलि चढ़ाए भी हम ये दोनों काम कर सकते हैं। इन द केस ऑफ ग्रेन द डिस्कवरी टुक थाउजेंड्स ऑफ ईयर, इन द केस ऑफ द कॉटन गुड्स हार्डली अ सेंचुरी। मतलब कहा जा रहा है कि जो ग्रेन यानी अनाजों वाली जो प्रथा थी ना, उसको हटाने के लिए लगभग हज़ारों साल लग गए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर। बट ये जो कॉटन गुड्स वाला केस था उसमें शताब्दी लगे, कई 100 साल लगे, लेकिन ये प्रथा हट गई। सो परहैप्स देयर इज़ सम एविडेंस ऑफ प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड। सो हम ऐसा कह सकते हैं इसलिए, है ना, कि शायद संसार में कुछ उन्नति तो हुई है भाई इन सब चीज़ों को देखकर, कि अब ऐसा नहीं है कि बलि चढ़ाई जा रही है। चलिए अब लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं।
द लास्ट ऑफ द ग्रेट प्रीहिस्टोरिक इन्वेंशन वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग। अब वो कहते हैं कि जो सबसे लास्ट में कह सकते हैं इतिहास से पूर्व का जो महान आविष्कार था, है ना, इतिहास से पूर्व का जो महान आविष्कार था वाज द आर्ट ऑफ राइटिंग, यानी कि लिखने की कला, विच वॉज इंडीड अ प्री रिक्विजिट ऑफ हिस्ट्री, जो कि निसंदेह इतिहास की पूर्वापेक्षा थी, यानी कि जो पहले से रिक्वायरमेंट होती है ना, हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी। राइटिंग लाइक स्पीच डेवलप्ड ग्रेजुअली। कहा जा रहा है जो राइटिंग है ना, राइटिंग वाली जो स्किल है, आर्ट ऑफ राइटिंग जो है, स्पीच की तरह, बोली की तरह ही बहुत धीमे धीमे इसका भी इजाद हुआ, यू कह सकते हैं ये डेवलप हुआ, विकास हुआ। एंड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर्स डिजाइन टू कन्वे अ मैसेज, इट वॉज प्रोबेबली एज ओल्ड एज अ स्पीच। मतलब ये कह रहे हैं कि संदेश को जो चित्रों द्वारा व्यक्त करने का प्रयोग करना संभवतः उतना ही प्राचीन है जितना बोलना। मतलब जितना बोलने की प्रथा प्राचीन है, उतना ही एक तरीके से प्राचीन है कि संदेश जो थे ना, मैसेज जो थे ना, उनको चित्रों द्वारा व्यक्त करने का जो प्रयोग था वो बहुत पुराना था, ओल्ड एज अ स्पीच। बट फ्रॉम पिक्चर्स टू सिलेबल राइटिंग एंड थैंक्स टू द अल्फ़ाबेट वॉज अ वेरी स्लो इवोल्यूशन। लेकिन ये फिर से बोलते हैं, चित्र का अक्षर लिखने में और फिर वर्ण लिखना बहुत ही धीरे धीरे विकसित हुआ। अल्फ़ाबेट तक हम पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लगा, बहुत स्लो इवोल्यूशन था। इन चाइना द लास्ट स्टेप वॉज नेवर टेकन। लेकिन चीन में तो देखा जाए तो अंतिम उपाय कभी नहीं किया गया। और इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेरी रहती है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।